जोजो टीवी। एक दिन जंगल में सुबह सुबह जब राजा शेर अपनी गुफा से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक साधु बाबा समाधि लगाए हुए उसकी गुफा के पास एक पेड़ के नीचे बैठे साधना कर रहे हैं। इसकी इतनी हिम्मत, लगता है ये खुद ही मेरा खाना बनने के लिए यहाँ आ गया है। मूर्ख कहीं का, अब इसे मेरा भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। शेर की हंसी सुनकर साधु बाबा की आंख खुल गई। उन्होंने राजा शेर को आते हुए देखा और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, राजा शेर, मुझे माफ करें, आपको नींद से जगाना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए यहाँ आपका इंतजार करने लगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है आपको? आज से मैं यहीं बैठकर समाधि में रहना चाहता हूँ, शक्तियों को पाना चाहता हूँ। बस आपकी इजाजत चाहिए शेर राजा। मैं चाहता हूँ आप यहाँ मुझे बैठने की इजाजत दे दें। लेकिन यहाँ पर क्यों? क्या तुम मुझसे डरते नहीं? मैं तुम्हें आज खा जाऊंगा। फिर कैसी समाधि? मेरी बात ध्यान से सुने शेर राजा, इस शक्ति को प्राप्त करने में मेरी मदद करिए। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको उड़ने की शक्तियां दे सकता हूँ। आप एकमात्र अद्भुत शेर बन जाएंगे जो उड़ता है, यानी कि उड़ने वाला शेर। अच्छा, ये बात है। अगर जंगल में कोई भी गया तो बाकी जानवर मुझे परेशान करेंगे, लेकिन अगर आपकी इजाजत से यहाँ रुका तो मुझे परेशान नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ बाकी जानवर आपसे बहुत डरते हैं। ये तो तुमने ठीक कहा। क्या सच में तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ हो जाएंगी कि मैं उड़ सकूंगा? जी महाराज, बस आपका साथ चाहिए। भोजन तो आप किसी का भी कर सकते हैं, मगर कोई आपको शक्तियाँ नहीं दे सकता महाराज। शेर को बाबा की ये बात बहुत सही लगी। शेर ने बाबा की दिन रात सेवा की। उसके पास किसी भी जानवर को भटकने नहीं दिया। और बहुत समय के बाद जब बाबा ने आंखें खोली तो उनके पास दिव्य शक्तियाँ थीं। उन्होंने शेर को आशीर्वाद दिया और शेर बन गया उड़ने वाला शेर। यह देखकर जंगल में उसकी वाह-वाह होने लगी और शेर बहुत खुश हुआ। एक बिल में टुन्नू खरगोश का परिवार रहा करता था। टुन्नू की एक बीवी और 4 बच्चे थे, जिनके नाम थे मोनू, रिंकू, चीकू और भोलू। टुन्नू का एक बहुत बड़ा खेत था जिसमें वो सब्जियां उगाया करता था। एक दिन जब टुन्नू खेत में काम करने जा रहा था तो मुन्नू ने उसे रोका और कहा, पापा, क्या आप खेत से मेरे लिए एक गाजर लेकर आ सकते हो? टुन्नू अपने बेटे की बात सुन हंसने लगता है। हाँ मेरे प्यारे बेटे, जरूर। मुन्नू खुश हुआ। टुन्नू भी खुशी से खेत में गया और अपने बेटे के लिए शाम को बहुत सी गाजरें लेकर आया। मुन्नू को खुश देखकर उसके भाई रिंकू और चीकू भी अगले दिन अपने पापा के पास गए और कहने लगे, पापा, क्या घर आते वक्त हमारे लिए 4 मूली लेकर आ सकते हो? क्यों नहीं बेटा, मैं जरूर ले आऊंगा। टुन्नू खेत में गया और खेत से आते वक्त बहुत सारी मूलियाँ लेकर आया। बच्चे मूलियाँ खाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। बेचारा भोलू अपने पापा से कुछ मांगने की हिम्मत ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत डरता था। जैसा उसका नाम था ऐसा ही उसका व्यवहार भी था। वो मन से बहुत भोला था, इसीलिए भोलेपन में अपने मन की बात कभी नहीं कर पाता था। मुझे टमाटर खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरे सभी भाइयों ने पापा से कुछ न कुछ मंगवाया, लेकिन अगर मैं कुछ मंगवाता हूँ तो मुझे डांट पड़ सकती है। मुझे डांट पसंद नहीं, कहीं पिताजी नाराज हुए तो? टुन्नू ने भोलू को ये कहते हुए सुन लिया। अगले दिन खेत से बहुत सारी सब्जियाँ, बहुत सारे फल और बहुत सारे टमाटर खास तौर पर भोलू के लिए लेकर आया।
ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए टमाटर, इतने सारे फल, इतनी सारी सब्जियां बस तुम्हारे लिए लाया हूँ। खाओ, अपने भाई बहनों को भी खिलाओ। यह देखकर भोलू बहुत खुश हुआ। आपको मेरे मन की बात कैसे पता चली? मैं तुम्हारा पापा हूँ। भोलू ने भी अपने पापा को गले लगा लिया और मजे से टमाटर और सब्जियां खाने लगा। लोमड़ी और 7 बकरियां। एक जंगल में 7 बकरियां रहती थी। वो सातों हमेशा साथ रहती थी, एक साथ ही घूमती रहती, एक साथ खाना खाती। उन 7 बकरियों की दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देता था। एक दिन एक हाथी ने कहा, अरे बकरियों की टोली कहाँ चली? तुम सबको साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया हाथी भाई। और जब बकरियों को सोना होता तो 5 बकरियां सो जाती और 2 पहरा दिया करती थीं, ताकि कोई शिकारी जानवर उन्हें मार ना सके। एक दिन एक बकरी ने कहा, अरे सहेलियों, चलो चलो तुम सो जाओ, मैं पहरा देती हूँ। ठीक है, हम लोग सो जाते हैं। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसकी नजर इन बकरियों पर हमेशा रहती थी। हाँ, अरे वाह, कितनी मोटी बकरियां हैं। अगर ये हाथ लग जाएं तो अपनी तो पार्टी बन जाएगी, मजा आ जाएगा। लोमड़ी हिम्मत करके बकरियों पर हमला करती है। सहेलियों, आओ मिलकर लोमड़ी पर हमला करें, वरना ये हमें खा जाएगी। लेकिन साथ में बकरियां एक साथ लोमड़ी पर हमला कर देती हैं। इसी कारण वो वहाँ से भाग जाती है। अरे अरे, बचाओ बचाओ, भागो भागो यहाँ से। लोमड़ी बकरियों से पिटकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो अभी भी बकरियों को मारने की योजना बनाती रहती है। इन बकरियों ने मुझसे पंगा लिया है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी छुप छुप कर उनका पीछा करती है। एक दिन बकरियों के बीच पेड़ की टहनी के हरे पत्ते खाने को लेकर कहासुनी हो जाती है। अरे ये क्या कर रही हो? ये पत्ता मेरा है। तुम इसे क्यों छेड़ रही हो? ये मेरा है, ये मैंने तोड़ा है। मुझे हरे पत्ते पसंद हैं, ये मेरा है। तभी वहाँ बड़ी बकरी आ जाती है और उन्हें समझाती है कि आपस में लड़ना सही बात नहीं। लेकिन वो तीनों बकरियां झुंड से अलग होकर चलने लगती हैं। लोमड़ी को तो इसी बात की तलाश थी। हाँ, कितने दिनों तक साथ रहती, देखा हो गया झगड़ा। आज लूंगी इनसे अपना बदला, एक एक कर इन तीनों को खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। चलो इनका शिकार करती हूँ, इनकी इस लड़ाई का फायदा उठाती हूँ। इस बात का फायदा उठाकर लोमड़ी उन पर हमला कर देती है। तीनों बकरियां एक दूसरे से नाराज थीं, इसीलिए एक दूसरे की तरफ देखती भी नहीं, और इसी बात का फायदा लोमड़ी उठाती है। एक एक करके वो तीनों बकरियों को खा जाती है। और फिर बाकी बकरियां यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि हमेशा एकता में ही बल होता है। लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान हो सकता है। शेरनी और सियार। एक गांव में एक शेर और शेरनी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। वे खुशी खुशी साथ मिलकर रहा करते थे। एक दिन शेर जंगल में जब शिकार करने के लिए गया, तब उसे एक छोटा सा सियार अकेला बैठा हुआ दिखाई दिया। शेर हैरान हो गया। शेर ने उससे पूछा, ए सियार, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बात क्या है? परेशान दिख रहे हो। सियार ने जवाब दिया, मैं इस जंगल में गुम हो गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं, क्या करूं? शेर को सियार पर दया आई और वह सियार को अपनी गुफा में ले आया और अपने 2 बच्चों के साथ पाला और पोसा, क्योंकि सियार भी उसके बच्चों की तरह अभी बहुत छोटा था। शेर के बच्चे और सियार साथ मिलकर खेला करते थे। कुछ सालों में सभी बच्चे बड़े हो गए। एक दिन खेलते वक्त एक हाथी तीनों भाइयों के पास आया। शेर के बच्चे हाथी पर चिल्लाने लगे और उस पर हमला करने की कोशिश करने लगे, लेकिन दूसरी ओर सियार हाथी से डरता रहा, डरता हुआ भागने की कोशिश करता रहा। शेर के बच्चों ने कहा, अरे भाई, ये हाथी हमारे दुश्मन हैं, इन पर हमारे साथ हमला करो, भाग क्यों रहे हो? अरे नहीं नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। सियार ने ऐसा कहा और दुम दबाकर भागने लगा।
बाकी शेर के बच्चे बहुत हैरान थे। शेर के बच्चे फिर घर आए, अपनी माँ को सारी घटना के बारे में बताया। शेरनी को समझ आया कि भले ही शेर के बच्चे और सियार भाइयों की तरह हैं, बचपन से तीनों को एक साथ पाला पोसा गया है, लेकिन व्यवहार में सभी अलग हैं। शेर अलग है और सियार का व्यवहार बिल्कुल अलग है। जहाँ शेर के बच्चे हाथी से डरे बिना उस पर हमला कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर बेचारा सियार अपने व्यवहार के कारण उससे डरकर भाग गया। यह बात जान शेरनी सियार से कहती है, बेटा सियार, तुम शेरों से अलग हो। अब तुम बड़े हो गए हो। अगर तुम अब सियारों के झुंड में जाकर अपने ही साथियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो यहाँ अलग अलग व्यवहार का होने के कारण तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। सियार ने शेरनी की बात मान ली। वो उसे अपनी माँ की तरह समझता था और बाकी सियारों के साथ जाकर अब वो खुशी खुशी रहने लगा। चांदपुर गांव में प्रवेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो गांव में लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करता था। प्रवेश इतना गरीब था कि उसके पास गांव में रहने के लिए घर भी नहीं था। गांव में सभी लोग उसे रोटी और कपड़ा तो दिया करते थे, लेकिन रहने के लिए कोई उसे मकान नहीं दिया करता था, ना ही उसे कोई गांव में रुकने देता था। इसीलिए वो गांव के बाहर तालाब के पास एक झोपड़ी बनाकर रहता था, क्योंकि उस तालाब के पास गांव का कोई आदमी नहीं जाता था। सब लोग उस तालाब में रहने वाले एक बहुत बड़े सांप से डरा करते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो सांप तालाब के पास जाने वाले हर जीव को खा जाता है। प्रवेश भी वहाँ पे डर डर कर रहने लगा, लेकिन वो वहाँ झोपड़ी बनाने के बाद सबसे पहले तालाब में पूजा करने गया। हे तालाब में रहने वाले नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। कृपया मुझे यहाँ तालाब के पास झोपड़ी बनाकर रहने दो। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप मेरी रक्षा करो और समय आने पर मैं आपके लिए जो हो सके वो करूँगा। प्रवेश के ऐसा कहते ही तालाब में से एक बहुत बड़ा सांप बाहर निकला और वो अपना फन फैलाकर प्रवेश के सामने खड़ा हो गया। प्रवेश की धड़कनें रुकने लगी थी, लेकिन तभी वो सांप जैसे तालाब से बाहर आया था वैसे ही तालाब में वापस चला गया। ये देखकर प्रवेश ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और इस तरह प्रवेश वहाँ तालाब के पास झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। वो दिन भर गांव में काम करता और शाम को आकर अपनी झोंपड़ी में रहने लगता। कई साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक दिन प्रवेश हैरान होकर देखने लगा कि उस तालाब के पास काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे। कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी वहाँ थी और गांव के सरपंच भी वहाँ थे, जो एक आदमी से कुछ कह रहे थे। अरे इंजीनियर साहब, यही है वो तालाब जहाँ पे बहुत बड़ा सांप रहता है। अब यहाँ से सड़क बनानी है तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। ये बात सुनते ही प्रवेश समझ गया कि जो गांव के पास से सड़क बननी थी वो इस तालाब के पास होकर गुजरेगी। तभी वहाँ खड़े एक बहुत बड़े इंजीनियर ने कहा, अरे सरपंच जी, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे सांपों को तो हम 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कुचल के रख देंगे इस नाग को। ऐसा सुनते ही प्रवेश वहाँ आया और वो हाथ जोड़कर सरपंच और इंजीनियर से कहने लगा, अरे साहब, आप सांप को मारिए मत, वो कुछ नहीं कहेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस सांप को यहाँ से लेकर कहीं चला जाऊँगा। अगर आप कहें तो मैं पास वाले जंगल में चला जाऊँगा, आप उसे मारिए मत। अरे अरे रुको रुको, कौन हो तुम? सरपंच ने प्रवेश के बारे में सभी लोगों को बताया। सरपंच की बात सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो सांप जंगल में बड़े आराम से रह सकता है, अगर चाहो तो तुम भी उसके साथ रह सकते हो। प्रवेश ने हाथ जोड़कर नाग देवता का ध्यान किया। नाग देवता प्रणाम, आपने सब सुन ही लिया होगा। अब हमारा यहाँ से जाने का समय आ गया है। नाग देवता, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। और सांप प्रवेश के पीछे पीछे एक छोटे बच्चे की तरह जंगल में चला गया। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए। अब प्रवेश और सांप जंगल में अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे और गांव की तरक्की का रास्ता
वो सड़क भी बड़े आराम से बन गई। इसीलिए कहते हैं ना कि प्यार से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। बरसातों के दिन थे। कबूतर के बच्चे होने वाले थे। कबूतर ने अपने पेड़ पर ध्यान दिया। उसे लगा कि उसका पेड़ इन बरसातों में टूट जाएगा। उसे घर बदल लेना चाहिए, इससे पहले कि उसके अंडे बाहर आ जाएं। कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है, देखो, मैं सोच रहा हूँ हमें पेड़ बदल लेना चाहिए। चलो एक नए पेड़ की तलाश करें। इन बरसातों में जरूर हमारा ये पुराना घर टूट सकता है। आप ठीक कहते हैं, चलिए। दोनों कबूतर और कबूतरी नए पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरे रंग का पेड़ नजर आता है। कबूतरी कबूतर से कहती है, इस पेड़ को देखकर तो मैं आकर्षित हो गई हूँ। क्यों ना हम यहीं पर अपना घर बना लें? मगर मुझे तो ये कोई जादुई पेड़ मालूम होता है। इस तरह के सुनहरे पत्ते मैंने आज तक नहीं देखे। क्या कहा? जादुई पेड़? क्या सच में जादुई पेड़ भी होते हैं? हाँ हाँ, होते हैं। अरे नहीं होते, चलो ना यहीं घर बना लेते हैं। कबूतरी के बहुत जिद करने पर दोनों वहीं पर घर बना लेते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके अंडे हो जाते हैं, लेकिन अंडे जहाँ होते हैं वहीं चिपक जाते हैं, वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेते। इस बात का शक अब कबूतरी को होने लगता है कि सच में वो पेड़ जादुई है। वो कबूतर से कहती है, कितने हफ्ते हो गए हमारे अंडों को निकले, मगर हमारे अंडे जरा से हिलते भी नहीं। मुझे तो शक है तुम्हारी बात सच है, ये पेड़ जादुई है। क्या कहा? अब दोनों बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। रोने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या कौन बोला? हाँ, मैं जादुई हूँ, और मैं ऐसे ही जादुई नहीं हुआ। जादुई तो देखने से लगता हूँ, असल में मैं श्रापित हूँ। आज तुम दोनों के यहाँ होने से मुझे श्राप से मुक्ति मिली है। तुम्हारे अंडे मुझसे चिपक नहीं गए हैं। ये तो मुझे मेरे इस श्राप से मुक्त कराने में मदद कर रहे हैं। कल सुबह मैं अपनी पुरानी अवस्था में आ जाऊंगा और तुम्हारे अंडों से चूजे निकल आएंगे। सच में? हाँ, मैं तुम दोनों का आभारी हूँ। ठीक है, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। कबूतर और कबूतरी पूरी रात सोते नहीं, अगली सुबह का इंतजार करते हैं। और सुबह होते ही, पहली किरण पड़ते ही चूजे बाहर आ जाते हैं और पेड़ एकदम हरा भरा हो जाता है। मुर्गी का अंडा और बत्तख की कहानी। एक छोटे से तालाब के पास बहुत सुंदर सुंदर कुछ मुर्गियां रहा करती थीं। पानी के अंदर तालाब में बहुत सी बत्तखें खेला करती थी। वहीं पर वो अपना जीवन बसर करती थी। एक बत्तख माँ बनने वाली थी। वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसने देखा कि उसी की तरह एक मुर्गी भी माँ बनने वाली है। बत्तख ने जाकर मुर्गी से बात की। सुनो बहन, क्या तुम भी माँ बनने वाली हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें देखकर लगा तुम भी मेरी तरह बहुत जल्द माँ बनने वाली हो, तो सोचा तुम्हारी खबर ले लूं। मुर्गी बत्तख की ये मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। मुर्गी उसके पास आती है और कहती है, हाँ हाँ, मैं भी माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना इतना अच्छा लगता है कि और कहीं जाने का जी ही नहीं करता। यहाँ हवा है, पेड़ है, पानी है, और आज तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहन। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। जल्दी ही हमारे बच्चे हो जाएंगे। क्यों, क्या कहती हो? मुर्गी की बात सुनकर बत्तख कहती है, हाँ बहन, आजकल मौसम बहुत सुहावना है। हम दोनों अच्छे अच्छे विचारों की बातें करेंगे ताकि हमारे बच्चों पर उसका अच्छा असर हो। अब धीरे धीरे हर रोज बातें करने के कारण बत्तख और मुर्गी के बीच में बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी।
एक दिन अचानक मौसम बहुत बिगड़ गया। तेज पानी का तूफान आया। इतनी तेज बाढ़ थी कि पूरा तालाब गहरे पानी से भर गया और बहुत ज्यादा पानी आने के कारण बत्तख खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। बत्तख मदद के लिए पुकारने लगी। बचाओ, बचाओ, कोई है, कोई है। मुर्गी उसे देख लेती है और उसकी मदद करने के लिए भागती है। बहन, मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद के लिए। जैसे तैसे मुर्गी उसे एक डंडी देकर सहारा देती है और बत्तख किनारे तक आ जाती है। तेज पानी को देखकर मुर्गी और बत्तख हैरान रह जाते हैं। न जाने कितनी ही बत्तखें उस बाढ़ के पानी में बह गई थी। हाय राम, आज तुम ना होती तो मैं अपने बच्चों के साथ मर ही चुकी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहेली। कैसी बातें करती हो? आओ थोड़ा आराम करते हैं। 1-2 दिन की बात है, बहुत जल्द पानी ठीक हो जाएगा और फिर तुम दोबारा अपने तालाब में रहने लगना। जैसा मुर्गी ने कहा था वैसा ही होता है। 2-4 दिन के बाद फिर से तालाब में पानी पहले जैसा हो जाता है। बत्तख अपने पानी में चली जाती है और कुछ ही दिनों में उसके बहुत सारे नन्हे नन्हे बच्चे हो जाते हैं जिन्हें वो तैरना सिखाती है। और उस तरफ मिट्टी के पास पेड़ के नीचे मुर्गी भी अपने अंडे दे देती है और हर रोज उनके ऊपर बैठकर बत्तख से बातें करने लगती है। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते और जंगल की प्रकृति का आनंद लेते। जादुई गाय का बदला। एक गांव में महेश नाम का एक आदमी अपनी माँ के साथ रहा करता था। वो चरवाहा था। वो गांव की सभी गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था। गांव के सभी लोग उसको इस काम के लिए पैसे दिया करते थे। महेश अपनी गायों से बहुत प्यार किया करता था। अरे मीना, चंपा, चमेली, कमला कहाँ चली गई? आ जाओ, घर नहीं जाना है, शाम हो गई है। महेश की आवाज़ सुनते ही सभी गायें दौड़ी चली आया करती थी। एक दिन महेश की मौसी बिमला उसकी माँ से मिलने आई। अरे कमला, तुम्हारा महेश तो देखो कितना बड़ा नौजवान बन गया है। इसकी शादी वादी करनी भी है कि नहीं? हाँ विमला दीदी, शादी तो करनी है, मगर इसे अपनी बेटी देगा कौन? अरे हमारे पड़ोसी छन्नू लाल की बेटी नहीं है, वही रमा, उससे शादी करवा देती हूँ मैं इसकी। हाँ। महेश की माँ अपनी बहन की बात मान लेती है और महेश की शादी छन्नू लाल की बेटी रमा से हो जाती है। रमा देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन दिल की बहुत कुटिल थी। शादी के बाद महेश ने उसे अपनी सभी गायों से मिलवाया, लेकिन उन्हें देखकर रमा नाक मुंह सिकोड़ने लगी। क्या तुम आराम से इनके साथ साथ चलते रहते हो? इन गायों के ऊपर बैठ कर जाया करो। 2 बार चाबुक लगेगा तो भागने लगेंगी। इनके साथ सख्ती से पेश आया करो। अरे नहीं रमा, ऐसी बात नहीं है। ये सारी गायें बड़ी समझदार हैं। लेकिन रमा ने महेश की एक ना सुनी। वो जब भी महेश के साथ गायों को जंगल लेकर जाती, वो एक न एक गाय पर बैठ जाती और उन्हें डंडे से मारने लगती। वो जंगल में गायों को पूरा चारा भी चरने नहीं देती थी और जल्दी ही उन्हें डंडे से हाँककर गांव वापस ले जाया करती थी। रमा की इस हरकत से सभी गायें बड़ी परेशान हो गईं। अरे चंपा बहन, इस रमा ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। महेश तो कितना ख्याल रखता था हमारा। हाँ चमेली, हमें तो इसे सबक सिखाना चाहिए। गायों की बात सुनकर वहाँ अचानक एक देवी प्रकट होती है। चिंता मत करो, आज के बाद तुम सभी अपना आकार और व्यवहार बदल सकते हो और इसी तरह तुम रमा से अपना बदला पूरा कर पाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। गायों को आशीर्वाद देने के बाद देवी गायब हो जाती है। तभी वहाँ रमा आ जाती है और गायों को डंडे से मारते हुए कहती है, अरे अरे बहुत हो गया, यहाँ पर पत्तियाँ ही चढ़ती रहोगी या घर भी जाना है? ऐसा कहकर वो चमेली नाम की गाय के ऊपर बैठ जाती है। लेकिन गांव के रास्ते में चमेली अपना आकार बदलकर बहुत छोटा कर लेती है। चमेली के एकदम छोटा होते ही रमा उसके ऊपर से गिर जाती है। तभी अचानक पीछे से चंपा नाम की गाय रमा को उठाकर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर टांग देती है। पेड़ के ऊपर टंगने के बाद रमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रमा की आवाज सुनकर महेश वहां आ जाता है। महेश अपनी गायों से रमा को नीचे उतारने के लिए कहता है।
चंपा रमा को पेड़ से नीचे उतार लेती है। नीचे उतरते ही रमा सभी गायों के आगे हाथ जोड़ती है और सबसे माफी मांगती है कि वो उन्हें दोबारा कभी तंग नहीं करेगी। और महेश अपनी माँ और रमा के साथ फिर से अपनी गायों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक समय की बात है, एक जंगल में कुएं के पास बहुत सारी मछलियों का एक छोटा सा तालाब था। मछलियाँ बहुत सालों से उसी तालाब में रहा करती थीं। तालाब के आसपास घना जंगल था, जहाँ बहुत सारे जीव जंतु मिलकर रहा करते थे। जंगल के अंदर एक रहने वाला चील जो बहुत ही खूंखार था, उसका नाम था आदि चील। आदि चील को हमेशा किसी कमजोर का शिकार करने में बहुत मजा आता था। वो अपना शिकार बड़ी ही चालाकी से करता था। बहुत दिनों बाद चील का एक दिन मछलियाँ खाने का दिल किया। चील ने सोचा, बहुत दिन हुए मैंने मछली नहीं खाई है, आज तो मैं मछली खा कर रहूंगा। जंगल की उड़ान भरने का कोई फायदा नहीं। जंगल के अंदर एक ही तालाब है जहाँ मछलियाँ हैं, लेकिन आज मैं इनका शिकार करूँ तो कैसे? ये तो पानी से बाहर ही नहीं आती। कोई ना कोई जुगाड़ तो लगानी होगी। चील बहुत सोचता है और सोच समझकर पास ही रहने वाले बंदर को अपना शिकार बनाता है। वो बंदर से कहता है, बंदर भाई कैसे हो? बंदर कहता है, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आज आप मेरे घर कैसे आए? क्या कहूँ भाई, बहुत दिनों से मछली नहीं खाई है और मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है। क्या इसी तरह कुछ और खाने का तुम्हारा जी नहीं करता? बंदर कहता है, हाँ, बहुत दिनों से केले नहीं खाए। तुम तो जानते हो जंगल में केलों के बिल्कुल पेड़ नहीं है। पास के जंगल में है, मगर इतनी दूर मैं कैसे जाऊं? बहुत दूर हो जाता है, आते आते अंधेरा हो जाता है। अरे तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? बहुत आसान है, आज शाम को आते हुए मैं तुम्हारे लिए केले ले आऊंगा। लंबी उड़ान भरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या कहा? तुम मेरे लिए केले लाओगे? मेरे पूरे परिवार के लिए ला दोगे? तो बताओ क्या करना है मुझे? चील बंदर को उल्लू बनाते हुए कहता है, अरे बड़ा आसान है, तुम जरा तालाब के पास जाकर मछलियों को बातों पे लगाना और मैं उन्हें खा लूंगा। बहुत दिनों से मछली जो नहीं खाई। बंदर उसकी बात मानता है और मछली को अपनी बातों में लगाता है। मछली जैसे ही बाहर मुंह निकालती है, चील झट से आके उस पर झपट्टा मारने ही वाला था कि अचानक मछली की नजर चील पर पड़ती है और वो दोबारा पानी में चली जाती है। ये क्या? हाथ आया मुंह ना लगा, ये मछली तो बड़ी तेज है। मछली अपना मुंह बाहर निकाल कर कहती है, बंदर भाई, तुम्हें तो अपना दोस्त समझकर तुमसे 4 बातें करने आई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम चील के साथ मेरे लिए जाल बिछा कर बैठे हो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं रही। मछली पानी में दोबारा चली जाती है और बंदर को अपनी एक अच्छी दोस्त खोकर बहुत दुख होता है। चील को जब मछली नहीं मिलती तो वो बंदर के लिए केले भी लाकर नहीं देता और इस बात से बंदर को अपना सबक मिल जाता है। खाने की चीज के लिए किसी को धोखा देना बहुत बुरी बात है। ना तो केले मिले और ना ही दोस्ती रही। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जंगल के बंदर बहुत उधम मचाने वाले थे। उन्हें हर किसी के घर में बना हुआ खाना चुराकर खाना बहुत ही अच्छा लगता था। उसी गांव में 4 गायें बहने रहा करती थीं, जिनका दूध बहुत ही स्वादिष्ट था। गैया अपने दूध से बहुत सारी नई नई तरह की मिठाइयाँ बनाती, लड्डू बनाती और अपने आस पड़ोस के लोगों को बांट देती। लेकिन उससे पहले वो जब भी मिठाई बनाती, हमेशा बंदरों को जरूर खिलाती, क्योंकि बंदरों को मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आदत से मजबूर होने के कारण जंगल के बंदर इस बार गाय की बनी हुई मिठाइयों की बहुत ज्यादा खुशबू आ जाने के कारण अपने आप को रोक नहीं सके और एक योजना बनाने लगे। अरे देखो देखो, गैया बहनों ने आज बहुत बढ़िया गाय की बर्फी बनाई है।
चलो चलो, आक्रमण का समय हो गया। आज तो ये पूरी थाली हम सारे के सारे चट कर जाएंगे। बोलो, क्या कहते हो? बंदर का मित्र बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हर बार गैया हमें बची खुची मिठाई खिलाती है। सारी बढ़िया बढ़िया मिठाई अपने पड़ोसियों को खिला देती है। ये भी कोई बात हुई? चलो चलो, जल्दी आक्रमण करो, इससे पहले कि ये मिठाई अपने पड़ोसियों को बांट दे। अरे मेरे पेट में तो अभी से चूहे दौड़ रहे हैं। चलो चलो। बंदर अपने दोस्तों को लेकर गाय की बनी हुई बर्फी के ऊपर बुरी तरह से टूट पड़े और बुरी तरह उन्होंने स्वादिष्ट बनी हुई मिठाई का एक एक दाना तक खा लिया और इधर उधर थाली के साथ साथ गंदगी मचा दी। जैसे ही गैया अपने घर से बाहर आई, यह सब देखकर वो चिल्ला पड़ी। हाय राम, मैंने इतनी मेहनत से मिठाई बनाई थी, तुम लोगों ने ये क्या किया? हर बार जब भी मिठाई बनती है तुम्हें खिलाती तो हूँ, तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत थी? आज मेरी बहन का जन्मदिन है, उसी के लिए बनाई थी। गैया को रोता हुआ देखकर बंदरों को बहुत बुरा लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गैया के साथ बहुत बुरा किया है। उन्होंने गैया से माफी मांगी। माफ कर दो बहन, तुम्हारी मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट होती हैं, इनकी खुशबू से हम खुद को रोक नहीं सके। हमें माफ कर दो। बताओ, हम कुछ और कर सकते हैं क्या तुम्हारे लिए? बताओ ना। गैया रोते हुए कहती है। नहीं, अब मुझे दोबारा से मिठाई बनानी होगी। चलो आओ, मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सभी बंदर गैया की मदद करते हैं और ढेर सारी और बर्फियां बनाते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल चखते नहीं। और फिर धूमधाम से गैया अपनी बहन का जन्मदिन मनाती है। लो 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 भैया, तुम भी खाओ बंदर भाई। नहीं नहीं, पहले ही इतना खा चुके हैं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ही जन्मदिन मना लो। और ये बात सुनकर वहाँ पर बैठे हुए सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जंगली बंदर और जंगल का ऊंट। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता रखी गई। इस प्रतियोगिता में सभी को अपनी प्रतिभा दिखानी थी। जो गाना गाना जानता था वो गा कर दिखाता, जो नाचना जानता था वो नाच कर दिखाता, जो चित्रकारी कर सकता था उसने चित्रकारी की। इस प्रतियोगिता के लिए बंदर ने खूब तैयारी की। बंदर को गुलाटियां मारना तो पसंद था ही, मगर उसने बहुत अच्छा योगा करना भी सीख लिया था। वो सभी जानवरों को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता था। वो हमेशा भगवान के आगे दिया जलाता और उनसे हमेशा दुआ करता। हे भगवान जी, मैंने बहुत मेहनत की है, इस बार जंगल की प्रतियोगिता में जीतना चाहता हूँ। काश मेरा ये सपना इस बार पूरा हो जाए। मैं अपनी जान लगा दूंगा, खूब मेहनत करूंगा और सबका मनोरंजन भी। प्रतियोगिता का दिन आता है। सभी जानवर अपनी अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। वहीं पर ऊंट भी मौजूद होता है। जैसे ही बंदर की बारी आती है, वो बहुत अच्छा योगा करके दिखाता है, बड़ी बड़ी गुलाटियां मारता है, पेड़ों पर चढ़ जाता है। उसे देखकर जंगल के सभी जानवर जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। अरे वाह वाह, बंदर तो बहुत अच्छा है, वाह सच में ये बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ देखा तुमने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी जानवरों को इतना खुश देखकर ऊंट को बंदर से बहुत ईर्ष्या होने लगी। उसे लगा कि काश उसमें भी ये प्रतिभा होती, वो भी गुलाटियां मारकर सबको हंसा पाता। आओ देखा ना ताओ, बंदर के मंच से उतरते ही ऊंट जाकर मंच पर खड़ा हो गया और जोर जोर से गाना गाने लगा, गुलाटियां मारने की कोशिश करने लगा, जो उससे हो ना सका। उसने पेड़ पर चढ़ने की बहुत कोशिश की। यह सब देखकर जंगल के सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। देखो क्या कर रहा है ये, ये तुम क्या कर रहे हो ऊंट भाई? ऊंट की यह हरकत देखकर सभी जानवर बहुत हैरान थे। तभी बंदर ने कहा, अरे भाई, तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी प्रतिभाएं हैं, तुम ये मेरी नकल करने की कोशिश मत करो। बंदर की बात सुनकर ऊंट को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने सबसे माफी मांगी और बंदर से कहा, बंदर भाई, मुझे भी प्रतियोगिता में भाग लेना था। मैंने तुमसे ईर्ष्या की, ये मेरी गलती है, लेकिन मेरे पास तो कोई भी प्रतिभा नहीं। तभी बंदर उससे कहता है, प्रतिभा तो है, अगली प्रतियोगिता के लिए हम तुम्हारी प्रतिभा की तलाश करेंगे और देख लेना, अगली बार तुम जरूर जीतोगे। और इसी बात पर दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। गुफा का रहस्य और शेर खान। जंगल का राजा शेर बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और समझदार था। उसे अपनी प्रजा की रक्षा हमेशा से करनी आती थी, लेकिन इस बार राजा शेर के सामने एक बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो चुका था। एक हफ्ते से भीषण बरसात और बादलों की गड़गड़ाहट से सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। सभी जानवर जंगल में अपने अपने दोस्तों के यहाँ पर रुके हुए थे। राजा शेर के पास सभी जानवर मदद मांगने के लिए आने लगे। चूहे ने कहा, महाराज कुछ कीजिए, पूरा जंगल खतरे में है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हम सब बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। हाथी ने कहा, महाराज, मेरा एक प्रस्ताव है आपके सामने। अगर आप कहें तो हम सब एक योजना बनाकर ऊपर की पहाड़ी के पास जाकर रह सकते हैं। यहाँ अब खतरा है, यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। राजा को हाथी की बात बहुत पसंद आती है। राजा सभी से कहता है, बहुत बढ़िया बात कही है हाथी ने। हम सबको ऊपर वाली पहाड़ी के पीछे चले जाना चाहिए। हम सब मिलकर वहाँ बढ़िया बढ़िया घर बना लेंगे। कुछ ही दिनों की बात है, हिम्मत मत हारो साथियों। मगर राजा की बात सुनकर एक खरगोश जोर से डरकर बोला, हाँ, क्या कहा? ऊपर की पहाड़ी? नहीं नहीं नहीं, वहाँ से मरकर मेरे माता पिता की मृत्यु हुई थी। वो पहाड़ी बहुत ही खुफिया है। महाराज, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और आपसे भी यही कहता हूँ कि कोई वहाँ ना जाए। वो भूतिया है, भूतिया। चुप हो जाओ खरगोश। भूतिया भूतिया कुछ नहीं होता। अगर इंसान डरता है तो जानवरों से, शेर से, और ऐसी कोई ताकत नहीं पृथ्वी पर जिससे कोई डर सके। अगर तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो आओ, नहीं तो पहले जाकर मैं एक बार हाथी के साथ वहाँ पर जांच पड़ताल कर कर वापस आता हूँ। उसके बाद आप सब मेरे साथ चल सकते हैं। जी महाराज, मुझे लगता है यही सही रहेगा। जी महाराज। सभी ने खरगोश की बात पर हामी भर दी और राजा शेर हाथी को लेकर पहाड़ी के पीछे चला गया, ये देखने के लिए कि क्या सच में वहाँ पर कोई खुफिया चीज है। जैसे ही राजा और हाथी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उनकी नजर बहुत सारे हीरे, जवाहरात, सोने और चांदी पर पड़ी, जिनकी चमक से हर जगह चमक रही थी। राजा शेर ने हाथी से कहा, आज समझ में आया, ये जगह कोई खुफिया नहीं, ये डकैतों के सामान रखने की जगह है। ये देखो खजाना। वो लोग लूट पाट कर कर यहीं आते होंगे और यहाँ आए हुए जानवरों को सताते होंगे। खरगोश ने बिल्कुल ठीक कहा। चलो, आज से ये जगह अब हमारे कब्जे में है। इन बंदूकों को अपने कब्जे में ले लो और सभी जानवरों को आदेश दो कि तुरंत यहाँ आ जाएं, ताकि हम अपना जीवन बचा सकें। एक बार हमें देख लिया ना तो ये डकैत यहाँ आना बंद ही कर देंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। राजा और जंगल के सभी जानवरों के वहां जाने के बाद उन्हें तो सुरक्षा मिली ही, साथ ही डकैतों ने उस तरफ आना भी बंद कर दिया। इस तरह एक समझदार राजा के होते हुए पूरी प्रजा को सुरक्षा मिली। सोने का स्कूल। एक समय की बात है, एक गांव में सुशील नाम का एक आदमी अपनी बेटी मोना के साथ रहता था। मोना बहुत ही होशियार और नेक लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मोना ने अपनी शिक्षा गांव के स्कूल में ही की थी, जहां वो हर साल प्रथम आती थी। सुशील एक अनपढ़ किसान था, लेकिन वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था। स्कूल में शिक्षा खत्म होने के बाद मोना को कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना पड़ रहा था। मोना की आगे की पढ़ाई के बारे में सुशील को चिंता होने लगी। अब तो मोना को आगे पढ़ाने के लिए मुझे स्कूल से शहर भेजना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो बहुत पैसे लगेंगे।
चलो जाकर देखता हूँ। अगले दिन सुशील शहर जाकर कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है और उनसे मोना की एडमिशन की बात करता है। मोना की मार्कशीट देखकर और सुशील की बातें सुनकर कॉलेज के प्रिंसिपल उससे कहते हैं, देखो तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी बेटी के नंबर अच्छे हैं और तुम उसे पढ़ाना भी चाहते हो, लेकिन इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए तुम्हें कम से कम इतनी फीस तो देनी ही पड़ेगी। क्या तुम दे पाओगे? जी सर, मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। आप बस उसकी एडमिशन कर दीजिए। तो ठीक है, 2 दिन बाद तुम पैसे लेकर आ जाना, बाकी सारी फॉर्मेलिटी अभी बाहर जाकर पूरी कर लो। सुशील फॉर्मेलिटी पूरी करके घर आ जाता है, लेकिन उसे चिंता थी कि वो 2 दिन बाद कैसे कॉलेज की फीस जमा करेगा। सुशील इसी चिंता में सो जाता है, लेकिन सोने के बाद सुशील को एक जादुई देवी दिखाई देती है, जो कि उससे कहती है, सुशील उठो, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये रहा एक सोने का स्कूल। ये तुम्हारी बेटी को पढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन ध्यान रहे, लालच ना करना। और वो देवी ऐसा कहते ही गायब हो जाती है। तभी अचानक सुशील की नींद खुल जाती है और वो सपने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो उसी स्कूल का मॉडल था जो उसे वो देवी देना चाहती थी। सुशील उठकर देखता है तो वो पूरा सोने का बना हुआ था। अब सुशील समझ जाता है कि देवी ने उसे सोने का स्कूल देखकर उसकी मदद की है। सुशील अगले ही दिन वो सोने के स्कूल का मॉडल शहर एक सुनार के पास गिरवी रख देता है। सेठ जी, मैं ये सोने के स्कूल का मॉडल आपके पास गिरवी रखना चाहता हूँ। मुझे बस अपनी बच्ची की शिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए। हाँ ठीक है भाया, ये तो खरे सोने का है। हाँ, लेकिन पैसे वापस ना करोगे तो मैं इसे बेच दूंगा। अरे नहीं सेठ जी, मैं समय पर आपके पैसे वापस कर दूंगा। और इस तरह सोने के स्कूल से मिले पैसों से वो अपनी बेटी की शहर के कॉलेज में एडमिशन करवा देता है और बड़ी मेहनत करके जल्दी ही सुनार के पैसे वापस कर देता है और वो सोने का स्कूल वापस लेकर अपने घर में सजा देता है। और इधर उसकी बेटी मोना पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाती है। अब सुशील के सभी सपने पूरे हो चुके थे। सुशील उस सोने के स्कूल का धन्यवाद करता है और साथ ही साथ देवी सरस्वती का भी, जिन्होंने उसकी सोने का स्कूल देकर मदद की थी। सोने का हाथी। करणपुर नाम के एक गांव के नजदीक ही एक बड़ा सा जंगल रहता था। उस जंगल में एक गुफा थी। उसी गुफा में गणेश करके एक हाथी रहा करती थी। वह एक बड़ा भक्त था। गणेश हर रोज भगवान को प्रार्थना करता था। वह एक दिन भगवान के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन के बाद भगवान प्रत्यक्ष हुआ। गणेश हाथी, मैं तुम्हारा तपस्या से बहुत खुश हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मुझे सबसे अलग बना दो। मुझे एक सोने की हाथी में बदल डालो। हाथी ऐसा पूछते ही भगवान तथास्तु बोलता है और तुरंत गणेश एक सोने के हाथी में बदल जाता है। ये बात करणपुर के सारे गांव में फैल जाता है और सारे गांव के लोग उसे देखने जंगल में चले जाते हैं। उसी गांव का रहने वाला सूरज अपने पत्नी शिल्पा और बेटा राजू के साथ रहता था। सूरज बहुत ही गरीब था। एक दिन उसने, अरे ओ शिल्पा, सुनती हो? पास ही जंगल में एक सोने का हाथी है, चलो चलकर देखते हैं। मैं नहीं आऊंगी। तुमको कुछ और काम नहीं है? पैसा कमाना तो नहीं आता, लेकिन हाथी को देखने चलेगा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊंगी। शिल्पा ऐसा बोलने पर सूरज और राजू हाथी को देखने चले जाते हैं। वहां जाकर सूरज हाथी से बोला, हाथी जी, आप तो जादुई हाथी दिख रहे हैं। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरा फसल पूरा बारिश की वजह से खराब हो गया है और मेरे पास घर चलाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं हैं। कृपा करके मुझे कुछ सहायता करो। ये बात सुनकर हाथी अपना सोने के दांत के टुकड़े को तोड़कर उसे देकर ऐसा बोला, सूरज, तुम एक नेक इंसान लग रहे हो।
तुम इन सोने के दांतों को बेचकर अपना सारा मुश्किलें दूर करो। सूरज सोने के दांतों को लेकर उन्हें बाजार में बेचकर सारा कर्ज चुका लेता है। लेकिन उसके बाद सूरज बहुत ही आलसी बन जाता है। उसे जब भी पैसों की जरूरत होती तभी गणेश हाथी के पास जाकर उससे सोना लाकर बाजार में बेचकर अय्याशी करता था। उसके दोस्तों से मिलकर पीना तो रोज का काम हो गया। एक दिन वह बहुत पीता है और नशे में अपनी दोस्तों के साथ जंगल जाकर उस सोने के हाथी को मारना चाहा। तभी वह कुछ दोस्तों के साथ एक जाल लेकर जंगल चला जाता है। अरे सूरज, अब क्या हुआ? तुम फिर मेरे पास आ गए? क्या तकलीफ है अभी? तभी अचानक सूरज ने हाथी पे जाल डाल देता है, लेकिन हाथी चौकन्ना होकर हट जाती है और उसके सूंड के साथ सूरज को उठा लेती है और मारना चाहती थी। लेकिन तभी सूरज के पत्नी और बेटा आते हैं। गणेश महाराज, सूरज नशे में आकर ऐसा काम करने के लिए सोचा है, कृपा करके उसे छोड़ दीजिए, वो मेरे पति हैं। उसकी पत्नी को देख गणेश हाथी सूरज को छोड़ देता है। सूरज, तुम अपनी पत्नी की वजह से आज बच गए हो। तुम अभी से एक अच्छा इंसान बन के रहना, ठीक है? भाई का प्यार। नदी किनारे पंडित जी तपस्या करने के लिए रोज जाया करते थे। वहाँ उन्हें हर रोज नदी के पास एक काले रंग का कौवा दिखाई पड़ता था। कौवा बिल्कुल भी गाय गाय नहीं करता था, बल्कि चुपचाप पानी की तरफ लगातार देखता ही रहता था। स्वामी की नजर हर रोज उस पर जाती और वो सोचते, क्या बात है, ये कुछ कहता क्यों नहीं, चुपचाप यूं ही बैठा रहता है। जरूर कोई बात है, आज मैं इससे पूछ ही लेता हूँ। क्या बात है कौवे, तुम हर रोज यहाँ आकर उदास क्यों बैठ जाते हो? पंडित जी, यहाँ पर मेरी पत्नी डूब कर मर गई और उसे बचाने के पीछे मेरा भाई भी मर गया। उन दोनों की याद में यहाँ बैठता हूँ। अब मेरा दुनिया में कोई नहीं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। दिल तो चाहता है इस नदी में डूबकर जान दे दूँ। ऐसी बातें नहीं करते। मैं यहाँ रोज बैठकर तपस्या करता हूँ पंडित जी, जैसे आप करते हैं। जानते हैं, देवी माँ ने मुझे दर्शन भी दिए हैं और उन्होंने कहा है वो मेरी हर इच्छा पूरी कर सकती हैं, मगर मेरी पत्नी और भाई को वापस नहीं लौटा सकती। मैं समझ सकता हूँ कौवे, तुम आराम से बैठो और अपनी साधना करो। मैं भी यहाँ साधना करने ही आता हूँ। यहाँ का शांत माहौल मुझे बहुत आकर्षित करता है। पंडित आराम से वहाँ बैठकर साधना करने लगते हैं। एक दिन तेज तूफान आता है। पानी की लहरें जोर जोर से ऊपर उठने लगती हैं। पानी इतनी तेज आ जाता है कि पानी ऊपर से आकर स्वामी को बहा कर ले जाता है। ये बात कौवा देख लेता है। कौवा उड़कर पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है, मगर स्वामी डूब चुका था। हे माता, ये क्या? स्वामी तो बहुत अच्छे कर्म करने वाले इंसान थे, उन्हें आपने क्यों ले लिया? आपने मुझे वरदान दिया था ना कि मैं किसी के लिए भी कुछ मांग सकता हूँ। मैं चाहता हूँ स्वामी पंडित को आप वापस लौटा दें। पानी से देवी प्रकट होती हैं और स्वामी को वापस लौटा देती हैं। स्वामी की जब आँख खुलती है तो वो हैरान रह जाते हैं। ये क्या? मैं तो डूब चुका था ना, मैं वापस कैसे आया? कौवे, क्या ये तुमने किया? जी महाराज, आप बहुत अच्छे हैं। आपका ये अनर्थ होता मैं नहीं देख सका। आप भी तो मेरे अपने हैं। यह बात देखकर पंडित बहुत खुश हुआ और उन्होंने एक वादा किया। देखो कौवे, तुम हमेशा कहते हो कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। आज से मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। आज के बाद हम दोनों साथ में तपस्या किया करेंगे। चलो आज दूसरे गांव चलते हैं। अब कौवा हमेशा तपस्वी के साथ रहने लगा। एक राजा अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन बहुत सोच समझकर उसने एक प्रतियोगिता रखने का फैसला किया।
और उसने ये घोषणा करवाई कि जो कोई भी एक दिन के अंदर अंदर उसके पास 5 सोने की मुर्गियां लेकर आएगा और उसके सवालों का सही जवाब देगा, उसी के साथ वो अपनी बेटी की शादी कर देगा। ये एक बहुत ही अच्छा अवसर था क्योंकि राजा बहुत पैसे वाला था। उसकी जमीन जायदाद इतनी थी कि जो भी उनकी बेटी से शादी करता हमेशा के लिए सुखी रहता। राजा की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूर दूर से राजा महाराजाओं के बच्चे वहां पर आते हैं और वहीं पर गांव में एक कुम्हार को जब ये बात पता चलती है तो उसकी बहन उससे कहती है, भैया तुम भी प्रतियोगिता में भाग ले लो ना। अरे पगली, कैसी बातें करती है? तूने प्रतियोगिता के नियम नहीं सुने? राजा कहता है कि 5 सोने की मुर्गियां लानी है। 5 सोने की मुर्गियां मैं कहाँ से लाऊंगा? पर हाँ, मैंने एक बार राजकुमारी को देखा है, एकदम संगमरमर जैसी है। पर मेरा भाग्य ऐसा नहीं कि मैं उसे अपनी धर्मपत्नी बना सकूं बहन। अरे भैया तुम तो कितने समझदार हो, कुछ सोचो, ये अवसर यूं ही हाथ से चला जाएगा। अपनी बहन के कहने पर चंदन रात भर सोचता रहता है और उठकर बैठ जाता है। वो अपने हाथ से छोटी छोटी मुर्गियां बनाने लगता है। धीरे धीरे वो उनका आकार बड़ा करने लगता है। वो 5 विशाल मुर्गियां सुबह तक बना लेता है और उन पर सोने के रंग जैसा रंग भर देता है। सुबह जब उसकी बहन वो देखती है तो कहती है, भैया ऐसा लग रहा है कि तो सच में सोने की मुर्गियां हैं। आखिर तुम क्या करने वाले हो? देखती जा, चल मेरे साथ। भाई बहन जैसे तैसे बड़ी मेहनत के साथ उन मुर्गियों को राजा के महल तक पहुंचा देते हैं। राजा यह देखकर हैरान था कि कुम्हार की इतनी हिम्मत कि वो राजकुमारी के साथ शादी करना चाहे। फिर भी अवसर तो अवसर होता है। तो राजा सवाल लेकर चंदन के पास पहुंचता है और कहता है, ये मुर्गियां तुमने बनाई हैं? जी महाराज, मैंने बनाई हैं। मैं एक कुम्हार हूँ, मेरा नाम चंदन है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। अच्छा। राजा अपना पहला सवाल पूछता है, मैंने तो 5 सोने की मुर्गियां मंगवाई थी, तुम ये मिट्टी की मुर्गियां लेकर आए हो, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? चंदन राजा को जवाब देता है, महाराज, मुझे तो लगता है कि हमारे देश की मिट्टी और खास तौर पर हमारे गांव की मिट्टी सोने से कम नहीं है महाराज। हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है और इस पर सोने का रंग भर दिया है क्योंकि ये रंग सबको प्रिय होता है, भगवान को भी और आपको भी। मुझे नहीं लगता कि मेरी मिट्टी के आगे सोने का कोई भी मूल्य है, इसी कारण मैंने मिट्टी से अपनी मुर्गियों को बनाया है महाराज। राजा चंदन की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अभी तक इस तरह का एक भी जवाब अच्छी तरह से नहीं मिला था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी चंदन से कर दी और यह सब देखते ही रह गए। अब चंदन बहुत खुश था। वो उसी गांव का अब राजा बन चुका था जिस गांव का वो कभी कुम्हार हुआ करता था। इसीलिए कहते हैं, अवसर पर अपनी बुद्धिमानी से काफी चीजें अच्छी की जा सकती हैं। विशाल मुर्गी और जानवरों का हमला। सितकपुर गांव के पास मुर्गियों का एक छोटा सा मोहल्ला था। वहां बहुत सारी मुर्गियां रहा करती थीं। कई सालों से लगातार मुर्गियों को जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी उम्र दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी, लेकिन उनके पूरे इलाके में बस एक ही ऐसी मुर्गी थी जो 100 साल तक जी थी। उसकी बड़ी सी मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया गया। सभी मुर्गियों ने मिलकर उस बड़ी विशाल मूर्ति को बनाया और उसकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। सोना मुर्गी मोना मुर्गी से कहती है, बहन, मूर्ति कितनी खूबसूरत लग रही है ना। मैं तो दिन रात इस मूर्ति के आगे यही दुआ करती हूँ कि काश हम सब की उम्र भी 100 साल हो जाए। हाँ बहन, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। आए दिन हमारी बहनें मर जाती हैं। हमारा जीवन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ये भगवान समान मुर्गी है जिसने 100 साल का जीवन जिया है। ना जाने इन पर कितने कष्ट आए होंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। तुम ठीक कहती हो मोना।
चलो अब घर चलते हैं। मुर्गियों की पूरी बस्ती अब बहुत खुश थी। वो दिन रात अपने अपने कामों में लगे रहते, अपने घर का ख्याल रखते और सुबह शाम बड़ी मूर्ति की पूजा करते। लेकिन अब मूर्ति इतनी विशाल हो चुकी थी कि जानवरों को भी उस मूर्ति के दर्शन जंगल में बैठे बैठे ही हो जाते थे। एक दिन एक हाथी ने चूहों से कहा, अरे अरे अरे, तुम्हें क्या पता आसपास क्या चल रहा है? आजकल एक बड़ी सी मुर्गी की मूर्ति तो यूं ही दिख जाती है पेड़ों में झांककर। चाहो तो आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चूहा हाथी से कहता है, क्या कहा? मुर्गी इतनी विशाल? हाथी भाई, तुम्हारा दिमाग खराब है। मुर्गियाँ तो जरा जरा सी होती हैं। हाँ, माना हमसे बड़ी होती हैं, लेकिन तुमसे बड़ी नहीं होती। अरे मैं भी वही कह रहा हूँ बुद्धू, ये एक विशाल मुर्गी है। या तो मूर्ति है या फिर राक्षस मुर्गी। और अगर ये मूर्ति है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये राक्षस हुई तो हमारा जीवन खतरे में है, याद रखना। चूहा भी घबरा जाता है और हाथी के सर पर चढ़कर दूर से देखता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, ये विशाल मुर्गी तो रात को हमें खा ही जाएगी। चलो इस पर हमला किया जाए। हाथी और चूहा जंगल के सभी जानवरों को ये खबर देते हैं। सभी जानवर अपने अपने हथियारों को लेकर बड़ी मूर्ति के पास पहुंचते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। यह देखकर बस्ती की सभी मुर्गियां बाहर आ जाती हैं और शोर मचाने लगती हैं। ये क्या, बचाओ बचाओ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे ये विशाल मुर्गी, तुम्हें इससे डर नहीं लगता? कल को तुम्हें खा गई तो? अरे मूर्ख हाथी, ये मूर्ति है, ये हमारे लिए भगवान के समान है। क्या तुम नहीं जानते, कोई भी मुर्गी ज्यादा दिन नहीं जी पाती, पर जानते हो ये मुर्गी 100 साल तक जी है। इसीलिए उसकी याद में हमने ये मूर्ति बनाई है। हमारी जरा सी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती क्या? मुर्गी की ये बात सुनकर हाथी को अपनी हरकत पर बहुत दुख होता है। वो सभी जानवरों को लेकर जंगल में वापस लौट जाता है और जाते जाते मुर्गी से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं भी दुआ करूंगा कि तुम सभी का जीवन 100 बरस का हो। अच्छा, चलता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। गांव में अचानक से लोगों की घर की मुर्गियां गायब होने लगी थीं। हर कोई इस बात से परेशान था कि घर की पालतू मुर्गियां कौन चोरी कर रहा है। अरे बिमला, क्या तुम्हारे यहाँ भी चोरी हुई है? रात से मेरी 3 मुर्गियां गायब हैं। हाँ बहन, तुम्हें बताना भूल गई, कल एक मुर्गी मेरे यहाँ से भी गायब हुई है। ये शामू के पिताजी तो बहुत नाराज हो रहे थे, पर मैं नहीं जानती थी कि यहाँ कोई चोर घूम रहा है जो हर रोज किसी न किसी के घर जाकर मुर्गियाँ चुरा रहा है। बहन, कुछ तो करना होगा। हम लोगों की कमाई का साधन तो यही मुर्गियाँ हैं। ये हमारा पूरा मोहल्ला ही मुर्गियों वाला है। बात तो तुम ठीक कहती हो, मगर ये चोर है कौन? पता कैसे लगाया जाए? गांव में अफवाह फैलती जा रही थी, मगर ऐसा लगातार 1 हफ्ते तक होता रहा। किसी न किसी के घर से 1 या 2 मुर्गियां हर रोज चोरी होने लगी। लेकिन अब लोगों का शक यकीन में बदल चुका था कि जरूर ये किसी चोर का काम है। यही बात वहाँ मोहल्ले में खेल रहे बच्चों ने सुनी। अरे अरे चिंटू, सुना तूने? यहाँ कोई चोर घूम रहा है। क्या कहा? चोर? हाँ, माँ ने भी कहा है, हमारी भी 3 मुर्गियाँ गायब हुई है। चल हम उस चोर को पता लगाते हैं, कहाँ छुपा है। हम कैसे पता लगाएंगे? तू चल तो सही। दोनों दोस्त पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं। हर जगह घूम घूम कर देखते हैं कि आखिर मुर्गियों की आवाज कहीं से आ रही है या नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुर्गियाँ वहीं पर थीं जहाँ लोगों का घर था। वापसी के दौरान बच्चों ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो दीवार से बातें कर रहा था। अरे अरे चिंटू, देख, ये आदमी दीवार से बातें क्यों कर रहा है? अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो, 70, 80, 90, 100। ऐसा कहते ही वहाँ का पत्थर हट जाता है और वो आदमी अपने थैले से मुर्गी निकालकर उन्हें अंदर भेज देता है। अरे देख देख चिंटू, यही वो चोर है। चल हम ये बात चलकर गांव के सभी लोगों को बताते हैं। पर हमारी बात कौन मानेगा? और ये जादू से खुलने वाला पत्थर का दरवाजा मैंने तो कभी नहीं देखा। लेकिन मैंने सुन लिया है,
वो बोल रहा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 70, 80, 90, 100। तू याद रखना। ठीक है। दोनों बच्चे तुरंत जाकर अपनी माँ को ये बात बताते हैं। शीला और मंजू भागते हुए आते हैं और उसी पत्थर के सामने ऐसा ही बोलते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 70, 80, 90, 100। दरवाजा खुल जाता है और बहुत सारी मुर्गियाँ जो चोरी हो चुकी थी सब मिल जाती हैं। अरे बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तो गांव में दावत होगी। ये चोर पकड़ने में तुमने हमारी बहुत मदद की है। चलो चलो जल्दी से मुर्गियाँ लेकर घर वापस चलते हैं, इससे पहले कि चोर आ जाए। और इस तरह मुर्गियाँ अपने अपने घरों में वापस लौट आती हैं।